1975 की याद दिलाता है, दूसरा पक्ष 2014 के बाद की कहानी सुनाता है। अपनी अपनी राजनीति, अपना अपना लोकतंत्र और इस राजनीतिक लड़ाई के बीच खड़ा आम आदमी पूछता है, हमारे मुद्दे कहां हैं? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और स्वागत है आपका दस्तक में। रात के 10 बज रहे हैं। आज तक पर दस्तक आप देख रहे हैं, जहां पहला मुद्दा हमारा है भारत में मेरा लोकतंत्र तुम्हारा लोकतंत्र की लड़ाई। दूसरी दस्तक देकर आपको पूछता है, जनता का मुद्दा बिजली पानी होना चाहिए या धर्म और चोट की राजनीति। और आज आप देखेंगे सरकारी अफसरों की कामचोरी पर एक केंद्रीय मंत्री की दस्तक। तो सबसे पहले बात डेमोक्रेसी पर शुरू हुए आज के नए दंगल की, अपनी सियासत अपना लोकतंत्र। इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। भारत का लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि जिसकी खाल हम इस प्रकार से उधेड़ सकते हैं। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में नहीं। भारत ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र की जननी है। हम सिर्फ बड़ा लोकतंत्र ऐसा नहीं है, यह देश लोकतंत्र की जननी है। ये बात हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को सिखानी होगी और हमें गर्व से इस बात को बोलना होगा। भारत जब अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने की तैयारी शुरू कर चुका है और देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया, तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं, जिसमें नीचे एक रिपोर्ट की कटिंग को दिखाते हुए राहुल लिखते हैं, इंडिया इज नो लॉन्गर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी भारत अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। किसान आंदोलन के दौरान ही राष्ट्रपति से मिलने के बाद बाहर आए राहुल गांधी ने दिसंबर में जो बात कही थी, इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। वही बात राहुल दोहराते हैं और कहते हैं कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं रहा, तो इसके लिए दुनिया भर में देशों को लोकतंत्र के पैमाने पर नापने वाली 2 विदेशी एजेंसीज की रिपोर्ट का हवाला देते हैं। पहली एजेंसी है स्वीडन की शोध संस्था वीडेम और दूसरी अमेरिकी एनजीओ फ्रीडम हाउस। इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। जिस वक्त देश के 5 राज्यों में लोकतांत्रिक रूप से चुनाव होने जा रहा है और उसी चुनाव का हिस्सा बाकी दलों समेत राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस भी है, तब राहुल गांधी को भारत में लोकतंत्र अब बीती बात लगता है। इसके पीछे राहुल ने स्वीडन की शोध संस्था वीडेम की रिपोर्ट का आधार लिया, जो कहती है भारत अब चुनावी लोकतंत्र नहीं बल्कि चुनावी तानाशाही में बदल गया। वीडेम ने 2019 की रिपोर्ट में भारत को लोकतंत्र का दर्जा खोने की कगार पर खड़ा देश कहा था और अब 2020 की रिपोर्ट में स्वीडिश इंस्टीट्यूट ने भारत में चुनावी तानाशाही बताई है। आज हमको कोसने लग गए। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं। दुनिया जो हमें कोई शब्द पकड़ा देती है, हम भी उसको पकड़ करके चल पड़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी सुनते हैं, हमको भी अच्छा लगता है। हाँ यार, भारत विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र। लेकिन हमने अपने युवा पीढ़ी को ये सिखाया नहीं कि भारत ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र की जननी है। हम सिर्फ बड़ा लोकतंत्र ऐसा नहीं है, यह देश लोकतंत्र की जननी है। ये बात हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को सिखानी होगी और हमें गर्व से इस बात को बोलना होगा। वीडेम यानी वी डेमोक्रेसी की जिस रिपोर्ट का राहुल गांधी हवाला देते हैं, उसमें ऑटोक्रेटाइजेशन गोज वायरल शीर्षक में लिखा गया है कि भारत चुनावी तानाशाही वाला देश इसलिए बना क्योंकि मीडिया पर अंकुश, मानहानि और राजद्रोह कानूनों का हद से ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। रिपोर्ट में लिखा गया कि सेंसरशिप के मामले में पाकिस्तान जितना ही भारत निरंकुश हुआ है। अब बीजेपी को ये रिपोर्ट विदेशी एजेंसी का भारत विरोधी एजेंडा नजर आती है और कांग्रेस को यही रिपोर्ट सरकार को घेरने का नया हथियार।
दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक ही हफ्ते के अंदर दो विदेशी संस्थाओं ने हमारे लोकतंत्र पे हल्ला बोला है, हमारे लोकतंत्र पर प्रहार करते हुए कहा कि हम डेमोक्रेसी के इंडेक्स में गिन रहे हैं। ये 73 साल आजादी में पहली बार ऐसा हुआ है। तो जरूरत है कि ऐसी रिपोर्ट्स देखकर थोड़ा आत्म मंथन करने की। ये दोनों संस्थाएं जो हैं, आप देख सकती हैं वेबसाइट पे जाके, जब फ्रीडम हाउस ने ट्वीट किया था और आर्टिकल रिलीज किया था, उनके वेबसाइट में भारत के जो नक्शे को उन्होंने दिखाया था, मैप ऑफ इंडिया को दिखाया था, उसमें से जम्मू कश्मीर को उन्होंने अलग कर दिया था। वीडम भी ठीक उसी प्रकार जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानती है। उनके सलाहकार कौन कौन है, मैं कुछ सलाहकारों का नाम बताता हूं। एजाज एहसान, जो कि सीनियर एडवोकेट रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और आगे चल के लॉ मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के। अब्दुल्ला एम अल सईदी पाकिस्तान के। युंग हंग चू, ये जर्नल ऑफ कॉन्टेम्पररी चाइना के जर्नलिस्ट हैं। ये लोग अब हिंदुस्तान का मापदंड तय करेंगे क्या कि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है या नहीं। 5 राज्यों के चुनाव के वक्त में भारत को चुनावी तानाशाही वाला देश बताने की रिपोर्ट और उस रिपोर्ट पर राहुल गांधी का भारत को लोकतांत्रिक देश न मानने का ट्वीट। राजनीति के लोकतंत्र में अब लड़ाई इसी पर होने वाली है। आज तक ब्यूरो। और इसी तरह पिछले हफ्ते अमेरिकी एजेंसी फ्रीडम हाउस की तरफ से जारी रिपोर्ट में भी भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाया जाता है, जिसमें भारत एक ऐसा देश बताया गया जहां लोगों के लिए आजादी बहुत कम है। राजनीतिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार समेत 25 पैमानों पर भारत को कम रेटिंग दी गई। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2010 देशों के ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स में भारत 5 पायदान नीचे आया और रैंक 83 से भारत की 88 हो गई। भारत को राजनीतिक अधिकारों की स्वतंत्रता के लिए इस एनजीओ ने 40 में से 34 अंक दिए। नागरिकों के स्वतंत्र अधिकारों के मामले में 60 में से 33 अंक दिए गए हैं। और इसी रिपोर्ट पर विवाद है और इस पर राजनीति इसलिए ज्यादा क्योंकि भारत के 5 राज्यों में चुनाव हैं और देश आजादी यानी कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का महोत्सव मनाना शुरू कर रहा है। स्वीडन की एजेंसी भारत को चुनावी तानाशाही में बदलने की बात कहती है और अमेरिका का फ्रीडम हाउस एनजीओ 210 देशों के बीच भारत को स्वतंत्र देश से आंशिक रूप से स्वतंत्र देश की श्रेणी में डालता है। और तब राहुल के ताजा ट्वीट को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री की संसद में कही गई बात को सुनना जरूरी हो जाता है। लोकतंत्र पर जो लोग शक उठाते हैं, भारत की मूलभूत शक्ति पर जो शक उठाते हैं, उनको तो मैं विशेष आग्रह से कहूंगा कि इसको समझने का प्रयास करें। हमारा लोकतंत्र किसी भी मायने में वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है। भारत का इतिहास लोकतांत्रिक संस्थानों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। प्राचीन भारत में 81 गणतंत्रों का वर्णन हमें मिलता है। आज देशवासियों को भारत के राष्ट्रवाद पर चौतरफा हो रहे हमले से आगाह करना जरूरी है। भारत का राष्ट्रवाद ना तो संकीर्ण है, न स्वार्थी है और ना ही आक्रामक है। ये सत्यम शिवम सुंदरम के मूल्यों से प्रेरित है। अनकोट। आदरणीय सभापति जी, ये कोटेशन आजाद हिंद फौज की प्रथम सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो भारत के जिन लोकतांत्रिक स्तंभों संस्थानों की स्वायत्तता की बात एक तरफ कही जाती है, तब विदेश की एजेंसी की रिपोर्ट पर बीजेपी सवाल उठाती है और वजह के पीछे दलील ये दी जाती है कि भारत को 100 में 67 नंबर देने वाला अमेरिकी एनजीओ फ्रीडम हाउस अमेरिका को ही 100 में 83 अंक देता है। भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र बताने वाला फ्रीडम हाउस अमेरिका को नागरिकों की पूरी आजादी देने वाला देश बताता है। तो सवाल ये है कि जिस अमेरिका के कैपिटल हिल में राजनीतिक हिंसा होती है,
जहां पूरी चुनावी प्रक्रिया को राष्ट्रपति रहते ट्रंप ने सवालों के बड़े कटघरे में खड़ा कर दिया, जहां अश्वेतों के साथ बड़ी हिंसा हुई। ऐसी एजेंसी की अमेरिका को क्लीन चिट और भारत के लोकतंत्र पर सवाल क्या एक तरह की फिक्सिंग नहीं, जिसमें बीजेपी अब राहुल गांधी के भारतीय लोकतंत्र पर उठाई गई राय को भी हिस्सा बताती है। राहुल गांधी जो पश्चिम के नव साम्राज्यवादी ताकतें हैं, जो भारत की उभरती हुई ताकत को और प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को हजम नहीं कर पा रहे हैं, उसके भारत में एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। लोकतंत्र का ना होना है चुनी हुई सरकारों को गिराना, लोकतंत्र का ना होना है हॉर्स ट्रेडिंग कराना और उसको चाणक्य नीति बताना। लोकतंत्र का ना होना होता है कि स्टूडेंट्स को दिन दहाड़े उठा के जेल में भेज दिया जाता है। लोकतंत्र का ना होना होता है किसान की निर्मम मौतों के बाद भी सरकारों के मुंह पर पट्टी बंधी रहना, मुंह में दही जम जाना। यह होता है लोकतंत्र की हत्या। और जिस देश में यह सब हो रहा है, जिस देश में 60 करोड़ किसान सड़क पे हैं, क्या वहां लोकतंत्र जीवित है? ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी बड़े प्रसन्न होते हैं जब कोई विदेश की संस्था या कोई ऐसा समाचार आ जाता है जो भारत के विरुद्ध हो या भारत पे कोई प्रश्न उठा दे, चाहे उसका कोई सत्य से लेना देना हो या नहीं। कभी तो उनको कुछ अच्छा दिखना चाहिए देश में, लेकिन राहुल गांधी जी तुरंत ट्वीट कर देंगे जैसे बड़े प्रसन्न हुए हैं खराब कोई ऐसे रिपोर्ट को देखकर जो भारत के बारे में खराब लिखा हो। भारत के लोकतंत्र पर सवाल अगर एक दल उठाता है तो दूसरा इमरजेंसी की याद दिलाता है। विपक्षी दल विदेशी एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर लोकतंत्र खतरे में बताते हैं तो सत्ता पक्ष भारत का अधूरा नक्शा दिखाने वाली विदेशी एजेंसियों की ही रिपोर्ट को देश विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साजिश, और इन सब के बीच में खड़ा भारत के लोकतंत्र की असली ताकत वाला आम आदमी, जिसकी डेमोक्रेसी अभी भारत की राजनीति में फंसी है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र, जिसमें कहा जाता है जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। लेकिन चुनावी लोकतंत्र में जनता के लिए जनता का शासन बताकर वो मुद्दे हावी कर दिए जाते हैं जिनमें जनता होती ही नहीं। पश्चिम बंगाल की राजनीति से आई इस खबर को देखिए और समझिए कि क्यों जनता के मुद्दों को गायब करने वाली राजनीति पर दस्तक देना जरूरी हो जाता है। जिस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के जख्मी होने पर कार्यकर्ता हवन कराने लगते हैं, उसी बंगाल में आम आदमी की हालत ये भी है कि पानी साइकिल पर कई किलोमीटर दूर से भरकर लाना होता है। क्या बोलते हैं नेता जब आते हैं वोट मांगने? तो आता है तो बोल रहा है कि देंगे पानी, हाँ, पेजी का जल। लेकिन फिर चुनाव खत्म हो जाता है फिर भूल जाते हैं। जिस बंगाल में चोट की राजनीति कार्यकर्ताओं को उग्र कर देती है, उसी राज्य में क्यों आज भी या तो गड्ढे के गंदे पानी के लिए लाचार है आम आदमी, और क्यों नहीं जनता के इन मुद्दों पर कोई दल और उसका कार्यकर्ता उग्र होता है। इलेक्शन टाइम आ गया ना, अब आएगा लाइन से, हाँ लाइन से आएगा। आप करेंगे ये करेंगे वो करेंगे। होता क्या है? होती है धर्म की राजनीति, और राजनीति जनता के प्रति अपना धर्म नहीं निभाती। तभी तो आज तक संवाददाता सत्यजीत कुमार भारत बांग्लादेश सीमा के पास आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे जनता के असली मुद्दे पर ध्यान न देने वाली सियासत के कारण लोग साफ पानी तक के लिए आज भी संघर्ष करते हैं। बांग्लादेश बॉर्डर से पहले का ये आखिरी गांव है और ये देख सकते हैं यहाँ का नाम जो है, आप देखिए फुलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र ये पड़ता है और इसे कहा जाता, इसे जो है जलपाईगुड़ी जिला है, जहाँ साइकिल पर झोला है, झोले में बोतलें भरी हैं और इस तरह लोग झोले में पानी भरकर अपने घर लाते हैं, जो खुद के सियासत के हाथों ठगे जाने पर गुस्सा होते हैं। आप मरिए सरिए उससे क्या मतलब है, मगर वोट के बगैर आ रहे हैं। बंदा लोग अभी जाएगा घर घर घुसेगा कि बाबू वोट दो बाबू वोट दो। पश्चिम बंगाल के बड़े हिस्सों में लोगों के पास कुआं या हैंडपंप पानी का प्रमुख स्रोत है, तो अंजना बेगम को हैंडपंप से पानी भरता देख ये मत सोचिए कि है तो पानी, क्योंकि पीने का पानी कहाँ से आता है ये सुनिए। पीने का पानी के लिए पानी फुलवाड़ी में है, फुलवाड़ी से ही लाना पड़ता है। तो या तो पानी 2 किलोमीटर दूर से आएगा या फिर पानी कहाँ से लाने की लाचारी है इस तस्वीर में देखिए। 2 बाल्टियां हैं और एक गड्ढा, गंदा पानी का तालाब कह लीजिए।
गड्ढे से पानी भरकर यहीं से ले जाते हैं, जिसका इस्तेमाल रोजाना के कामों में होता है। हालत पश्चिम बंगाल की है कि 1,98,00,000 लोगों को रोजाना के लिए जरूरी 40 लीटर पानी नहीं मिल पाता। दावा है 40% आबादी प्रदूषित पानी पीती है। 8 जिलों में आर्सेनिक वाला जहर घुला पानी ही इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं है। दिखने में ये साफ लग रहा है, लेकिन इसमें आयरन कंटेंट इतना ज्यादा है कि अगर पिलाते हैं इन छोटे बच्चों को तो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। क्या पेट खराब होती है? हाँ। बुखार आ जाती है। बुखार आता है? ठंडा भी लगती है। अच्छा, तो इसलिए फिर नहीं पिलाते हैं इसको? नहीं फिर तो जाना पड़ता होगा फुलवाड़ी। हाँ, फुलवाड़ी में जाते हैं पानी लाने। ऐसी ही हालत के कारण हुगली के 2,500 से ज्यादा लोग साफ पानी न मिलने पर नेता और वोट दोनों का बहिष्कार वाला पोस्टर चिपका चुके हैं। और बंगाल का बच्चा जानना चाहता है कि जनता के मुद्दों वाले टाइम की राजनीति कब शुरू होगी। सत्यजीत कुमार, जलपाईगुड़ी, आज तक। अब आप सोचिए बंगाल चुनाव में कितने जनता के मुद्दे उठ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। काम सरकारी होगा तो जरूर लेट होगा, तो इसी लेट लतीफी और सुस्त सोच वाले सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करती दस्तक सीधे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी है। इस रिपोर्ट को देखिए और बताइए कि क्या आप मंत्री जी की बात से सहमत हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्या सरकार इसलिए है कि हम लोगों को फुकट का तनख्वाह दें? केंद्र के मंत्री क्या सरकारी अधिकारियों पर नाराज हुए? अगर हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास पोड़ा ठन्ना। गडकरी को क्यों कहना पड़ा क्या करें इन अफसरों का? इतने अफसरों की और इतने इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्या है? सरकारी अफसर क्या ज्यादा खुराक लेकर कम काम करते हैं? खुराक देने के बाद अगर हमको दूध ही नहीं मिलता तो हम केवल खुराक देने का काम करते रहे और दूध नहीं मिलेगा तो हमें वो जानवरों का उपयोग क्या है? सरकार इसलिए है कि हम लोगों देश में सड़क के साथ सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग का महकमा भी संभालने वाले मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को MSME डिपार्टमेंट के एक कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम टेक्नोलॉजी सेंटर के उद्घाटन का था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम अधिकारी अलग अलग शहरों से जुड़े थे और तब अचानक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोल पड़े। कितना कंट्रीब्यूट किया है? अगर हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास पोड़ा ठन्ना, तो फिर मेरे जैसा व्यक्ति पूछता है कि इतने अफसरों की और इतने इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्या है? क्या सरकार इसलिए है कि हम लोगों को फुकट का तनख्वाह दें? सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के उनके वेतन के प्रति योगदान की याद दिलाते मंत्री गडकरी आगे एक उदाहरण देकर कहते हैं, अगर हम गाय और भैंस घर में पालते हैं तो ज्यादा दूध देना चाहिए तो उसको अच्छी खुराक देते हैं, और खुराक देने के बाद अगर हमको दूध ही नहीं मिलता तो हम केवल खुराक देने का काम करते रहे और दूध नहीं मिलेगा तो हमें वो जानवरों का उपयोग क्या है? या कहीं ना कहीं सवाल तो आएगा ना कि 100 रुपए की खुराक खा रही है और 20 रुपए की दूध ले रही है, तो नेचुरली ये प्रॉब्लम आएगा कि ये जानवर का उपयोग नहीं। जो सरकारी है उसी में बीमारी है ये माना जाता है। लेट लतीफी, काम अटकाना, फाइलों पर कुंडली मार के बैठा रहना, इसी सरकारी बीमारी पर इससे पहले भी गडकरी नाराज हो चुके हैं। पिछले साल अक्टूबर में NHAI की बिल्डिंग का उद्घाटन करते वक्त गडकरी ने तब सरकारी अधिकारियों की लापरवाही पर गुस्सा दिखाया था, जब UPA 1 में मंजूरी पाने वाली 7 मंजिला इमारत का काम NDA 2 के राज में पूरा हो पाया था। CGM और GM इनके फोटो एक बार इस ऑफिस में जरूर लगा देना कि जिन्होंने 9 साल इस काम को केवल निर्णय न करने के कारण देरी की, और इसके लिए उन्होंने जो 9 साल की देरी की, कम से कम उनका इतिहास भी सामने आए। इसीलिए जरूरी है कि सरकारी अधिकारियों की कार्यक्षमता के मुताबिक उनकी जवाबदेही तय करने का नियम बने और जो काम लटकाए उसी अधिकारी से भरपाई कराई जाए, तब असली दस्तक सिस्टम में सुधार की होगी। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का चोली दामन का साथ है और इसीलिए ममता बनर्जी हादसे की वजह से चोटिल हुई या फिर उन पर साजिशन हमला हुआ, यह क्या पाना काफी मुश्किल है। लेकिन ममता बनर्जी के घायल होने से बंगाल में राजनीतिक हिंसा का खतरा कई गुना बढ़ गया है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर विधायक तक खुलेआम बीजेपी को होशियार कर रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या हमारा देश सबसे हिंसा वाले चुनाव का अब गवाह बनने जा रहा है।
नंदीग्राम में दीदी के घायल होने के बाद उनके समर्थक प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं और घूम घूम कर बीजेपी को चेता रहे हैं। सवाल यह है कि ममता के समर्थक बीजेपी को चेतावनी क्यों दे रहे हैं? अस्पताल में भर्ती ममता बनर्जी को देख जब राज्यपाल जगदीप धनखड़ पहुंचे तो तृणमूल समर्थक उनके काफले की तरफ दौड़े और उनके खिलाफ नारे लगाए। लेकिन कार्यकर्ताओं के जैसे तेवर ममता के करीबी नेताओं के भी हैं, जो खुलेआम बीजेपी को खबरदार कर रहे हैं। इसका नाम है ममता बनर्जी, बी वेरी केयरफुल। सवाल है कि बीजेपी को होशियार करके तृणमूल कांग्रेस क्या करने वाली है? बुधवार को नंदीग्राम में ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के दौरान घायल हुई। तृणमूल कांग्रेस ने इसे हमला बताया तो बीजेपी ने नौटंकी। शेम शेम बीजेपी शेम। पहले रिमोट से एक जाकिर हुसैन को उड़ा दिया और सेकंड ममता बनर्जी के ऊपर हमला। अगर ये आपका तरीका है, इसको चुन चुन के हर कोने कोने में इसको जवाब दिया जाएगा। ममता बनर्जी फिर से सिंपैथी लेने की कोशिश करी है, जो बराबर नाटक करती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में नहीं है, यही बात तो हम विरोधी कहते हैं। दीदी कैसे घायल हुई, इसको लेकर अलग अलग राय ने बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी दुश्मनी को चरम पर पहुंचा दिया है। आपको बताते चले हादसा या फिर साजिश, इसको लेकर जांच पड़ताल जारी है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये खड़ा हो रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से राजनीतिक हिंसा का दौर अपनी चरम पर पहुंचने वाला है? क्या इतिहास का सबसे हिंसक चुनाव इस बार पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है? बंगाल को लेकर ये आशंका इसलिए भी क्योंकि ममता बनर्जी कैसे जख्मी हुई, इसका जवाब मिलना बाकी है। जो ताजा वीडियो भी सामने आया है, उसमें ममता के काफिले में चारों तरफ भीड़ तो दिखती है। आप ये भी देख सकते हैं कि समर्थकों का हौसला बढ़ाते हुए ममता गाड़ी से बाहर निकलती है और ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए इशारा करती है। मगर जहां ममता को चोट लगी, वहां पर क्या हुआ, वो कैसे जख्मी हो गए, इस ताजा वीडियो को देखकर कुछ भी कहना मुश्किल है। इस घटना के सच से यही दूरी चुनावी हिंसा के लिए पुख्तियार पश्चिम बंगाल को ज्वलनशील बना रही है। इसका जवाब 1 अप्रैल दिया जाएगा। जस्ट वेट, बॉल हैज स्टार्टेड रोलिंग। लेकिन ऐसा जवाब दिया जाएगा कि 50 साल कोई माँ का लाल पैदा ना हो बंगाल में, जो ममता से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो आपने सुना कि ममता बनर्जी के करीबी नेता मदन मित्रा ने खुलेआम कहा कि इंतजार करिए, जवाब दिया जाएगा, ताकि अगले 50 साल तक कोई भी ममता से टकराने की हिम्मत ना करे। मदन मित्रा पश्चिम बंगाल में टीएमसी के पुराने नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और ममता बनर्जी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। उनका ये बयान काफी ज्यादा मायने रखता है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि टीएमसी बीजेपी को अब जवाब देने की क्या तैयारी कर रही है? खेला तो जरूर है और ज्यादा बढ़िया खेला होगा। तो बंगाल में वोटिंग से पहले कौन सा खेला होने वाला है, इस बारे में मदन मित्रा ज्यादा तो कुछ नहीं बताते, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि अगर ये सब गुजरात में होता तो एक और गोदरा हो जाता। आज के যদি এই ঘটনা অন্য কোনো রাজ্যে হতো, ধরুন গুজরাটে হতো, आज কিন্তু আবার একটা গোদরা হয়ে যেত। ममता पर कथित हमले को गोदरा से जोड़कर अमित मित्रा पहले से ही संवेदनशील हालात और भी गंभीर कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हैं, जो कभी आपस में मिल सकते हैं। ये नंदीग्राम की वही जगह है जहां पर ममता बनर्जी जख्मी हुई थी। इसी जगह पर सुबह सुबह दोनों दलों के कार्यकर्ता टकराव की हद तक पहुंच गए। तृणमूल के समर्थक हैं, लोकल स्थानीय लोग हैं, ये विचार चाहते हैं कि ममता बनर्जी के साथ जो हुआ है उसका सही तरीके से विचार हो। ममता बनर्जी इनकी नेत्री है। यहाँ पर सुबह से ही बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो चुकी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोगों के हो रहा है, यहाँ पे देखिए धक्का धक्की सा माहौल हो गया। एग्जैक्टली
किस कारण से पता नहीं, लेकिन यहाँ पे भीड़ है और ये समर्थक हैं तृणमूल के। ये लोग ममता बनर्जी को फेयर प्रोब की मांग कर रहे हैं सुबह से। ममता बनर्जी के जख्मी होने के बाद से तृणमूल के लोग सड़कों पर, लेकिन नंदीग्राम में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता भी निकल आए और प्रदर्शन करने लगे। नंदीग्राम के बारुलिया बाजार में जहां पर कल ममता बनर्जी को चोट लगी थी, आज वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। बीजेपी की ओर से यहां पर सड़क के बीचों बीच टायर में आग लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इन लोगों का कहना है ये जांच चाहते हैं कैसे यह मामला हुआ। इन लोगों का कहना है कि ये हादसा था। ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया है वो गलत आरोप लगाया है और इसी मांग पर विरोध प्रदर्शन बीजेपी की ओर से ठीक बिरुलिया बाजार में जहां पर यह घटना हुई थी और यहां पर टायर जलाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी के जख्मी होने के बाद से ही पूरे बंगाल में माहौल गर्म होने लगा है और नॉर्थ 24 परगना से लेकर हुगली तक टीएमसी कार्यकर्ता सड़कों पर निकल आए। नॉर्थ 24 परगना में ममता के कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर ही नारेबाजी करने लगे, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को रोकना पड़ा। हुगली में सड़क पर टायर जलाकर रास्ता रोकने की भी कोशिश की गई। पुरुलिया में भी टीएमसी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सड़कों पर आ गए। बंगाल के लिए तनाव इसलिए भी हानिकारक है क्योंकि दोनों दलों के कई नेता राजनीतिक हमलों की चपेट में आ चुके हैं। पिछले साल 10 दिसंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमला हुआ। 13 फरवरी को बीजेपी नेता फिरोज कमाल गाजी नॉर्थ 24 परगना में घायल हुए। 20 फरवरी को पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का काफिला हमले की जद में आ गया। ममता पर हुआ कथित हमला पश्चिम बंगाल के रक्त चरित्र का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि बदले की कोई भी कार्रवाई राज्य को एक बड़ी हिंसा के दौर में धकेल सकती है, जिसे रोक पाना बेहद मुश्किल होगा। Bengal is susceptible to political violence because the leaders of the political parties here are not honest. They want to win election by hook or crook. They use money power, they use muscle power. So political violence cannot be stopped here by the police and general administration. राजनीतिक हिंसा के इसी इतिहास को देखते हुए पश्चिम बंगाल में 8 दौर में चुनाव करवाए जा रहे हैं। रिकॉर्ड सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है, लेकिन बंगाल का सियासी तापमान कब बेकाबू हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। नंदीग्राम से अनुपम मिश्र और सुरागिनी रॉय के साथ चित्रा त्रिपाठी, कोलकाता, आज तक। पश्चिम बंगाल में कल तृणमूल कांग्रेस के नेता काले कपड़े से मुंह ढककर प्रदर्शन करेंगे और जिस तरह से ममता बनर्जी के व्हील चेयर पर प्रचार करने की बात कही जा रही है, उसके संभावित असर ने बीजेपी के सुर भी नरम कर दिए, जो ममता का मजाक उड़ाने के बजाय अब सवाल पूछ रही है कि इतनी सुरक्षा होने के बाद भी ममता के साथ ऐसा कैसे हो गया। मैं डिमांड करता हूं कि सैटेलाइट से देखा जाए कि ममता बनर्जी को किसने धक्का मारा। सैटेलाइट के कैमरा तो सारे देश के चप्पे चप्पे पर घूम रहे हैं, तो किसने मारा, और अगर भूत ने मारा तो ठीक है। तो क्या ममता बनर्जी के जख्मी होने का सच अब सैटेलाइट ढूंढेगा? ममता को चोट कैसे लगी, इस सवाल का जवाब राजनीतिक भंवर में फंसता जा रहा है। इस बीच ममता बनर्जी ने अस्पताल से संदेश देकर समर्थकों को शांत रहने को कहा। কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে। কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাই। ममता भी कह चुकी है कि उन्हें धक्का मारा गया, जिसके खिलाफ उनकी पार्टी के नेता डेरेक ओब्रायन और पार्थ चटर्जी ने चुनाव आयोग से शिकायत की और दावा किया कि इसके जरिए ममता की हत्या की साजिश रची गई। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मार्च 10 तारीख एक बीजेपी सांसद 5 बजे पोस्ट किया था। आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होने वाला है।
और कल 6 बजे नंदीग्राम में ममता जी के साथ ये हादसा हुआ। देखिए, सबसे पहले तो मैं करीब 15 दिन पहले एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में मैंने स्पष्ट कहा था कि ममता बनर्जी ने 4 आईपीएस को अपने सिक्योरिटी सिस्टम में लाया है। तो मुझे आशंका है कि ममता बनर्जी कोई गिमिक करके, कोई ऐसा माहौल बना के कि उनके ऊपर हमला हुआ, ऐसा एक नाटक वो कर सकते हैं। बीजेपी की तरह कांग्रेस को भी ममता पर हमले की थ्योरी नहीं पच रही। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी हमले का बहाना बनाकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही हैं। अगर हमला होगा तो जांच पड़ताल किया जाए, तफ्तीश किया जाए, जल्द से जल्द सीबीआई को तैनात किया जाए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को तैनात किया जाए। और बंगाल के मुख्यमंत्री को हमला कोई छोटे मोटे आदमी तो नहीं करेंगे। शायद हो सकता है इंटरनेशनल कोई संतरासवादी, इंटरनेशनल कोई आतंकवादी भी इसमें शामिल हो सकता, तो इसलिए एनआईए को बुलाया जाए, लेकिन किसी को नहीं बुलाया जाता। तज्जुब की बात होते हैं। तो मुख्यमंत्री को हो सकता कहीं कोई चोट पहुंची हो, लेकिन इसके साथ साथ साजिश का क्या संबंध है, ताल्लुकात है, ये तो कम से कम बताए। हम भी तो जानना चाहते हैं दूध में दूध कितना है, पानी कितना है, ये भी जानने का हकदार हम भी है। तो ये कुछ नहीं होता, सिर्फ वायरल किया जाता है, क्योंकि चुनाव है। चुनाव में ममता बनर्जी चाहती है कि इस घटना को सामने रख के आम लोगों की भावना को अपनी तरफ खींचे, अपनी ओर खींचे, और चुनावी बक्सा में इसको थोड़ा डाला जाए। ममता बनर्जी ने बुधवार को नंदीग्राम सीट से अपना नामांकन दाखिल करने के बाद अपने ऊपर हमला होने का आरोप लगाया था, लेकिन विपक्ष उनकी दलील मानने को राजी नहीं है। नंदीग्राम के बिरुलिया बाजार में कल शाम ममता बनर्जी के साथ जो घटना हुई वो किस तरह से घटी हुई होगी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता का काफिला इसी तरफ से गुजर रहा था और ठीक इस जगह पर जब आती है ममता बनर्जी तो ऐसे वो दरवाजा खोल लेती हैं और उनका एक हिस्सा बाहर की ओर होता है और दरवाजा खुला रहता है, पांव बाहर रहता है और अचानक ठीक इसी जगह पे, यहाँ पे जो पोल है, ठीक इसी जगह पे ये घटना होती है। अब ये पोल से टकराकर वापस ममता के पांव पे लगा है, उनके हाथ में लगा है या फिर भीड़ की वजह से लगा है, ये साफ नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि उस वक्त भीड़ भी थी। दो तरह के बयान सामने आ रहे हैं। एक बयान के मुताबिक ये जो पोल है इससे दरवाजा टकराया है और ममता को चोट लगी है। दूसरा जो बयान है कि भीड़ की वजह से दरवाजा टकरा गया है और ममता को चोट लगी है। पश्चिम बंगाल में नेताओं पर हमला होना कोई नई बात नहीं है। विपक्षी नेताओं पर हमलों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है, लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री पर हमला होना इस समस्या के गंभीर होने की तरफ इशारा करता है, जिसका सच जल्द से जल्द बाहर आना ही चाहिए। नंदीग्राम से अनुपम मिश्र के साथ कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू, आज तक। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।